अभी खत्म नहीं होगा किसान आंदोलन। दिल्ली बॉर्डर पर डटे रहेंगे किसान। 29 नवंबर को संसद तक करेंगे ट्रैक्टर मार्च। 27 नवंबर को फिर होगी संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक। कृषि कानूनों की वापसी पर नवजोत सिंह सिद्धू का बड़ा बयान। बोले अभी खुशी मनाने की जरूरत नहीं, केंद्र की रची साजिश अभी भी जारी। अमृतसर नहीं पटियाला से ही चुनावी दंगल में उतरेंगे कैप्टन। कहा सिद्धू की वजह से पटियाला से नहीं तोड़ेंगे 400 साल पुराना नाता। सिद्धू अमृतसर से चुनाव लड़ने के दे चुके हैं संकेत। ऊना में जल्द शुरू होगी माइनिंग। उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने दिए संकेत। प्रदेश सरकार को एनजीटी के आदेशों का इंतजार। कंगना के बयान पर भड़की डीएसजीएमसी ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी। पद्म पुरस्कार वापस लेने की मांग। ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर सिखों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप। बल्लभगढ़ में स्वास्थ्य विभाग का नर्सिंग होम पर छापा। अवैध तरीके से हो रहा था गर्भपात। पुलिस ने डॉक्टर समेत अस्पताल स्टाफ को किया गिरफ्तार। पानीपत में स्पा सेंटर की आड़ में चल रहा था सेक्स रैकेट। 4 युवतियों को किया गया काबू। जांच में जुटी पुलिस। ऊना में आवारा कुत्तों का आतंक। एक ही दिन में कई लोगों पर हमला कर किया घायल। करीब 20 लोगों का चल रहा है अस्पताल में इलाज। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सुदेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। आज की बड़ी खबर यही कि संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई, जिसमें फैसला हुआ कि आंदोलन अभी चलता रहेगा। किसानों पर दर्ज केस वापस लेने की भी मांग की गई है। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के बाद कहा गया किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल की तरफ से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुला पत्र लिखा जाएगा। पहले से तय जो कार्यक्रम है आंदोलन के वो भी जारी रहेंगे, किसान मोर्चा ने साफ कर दिया। इसके अलावा 27 नवंबर को एक बार फिर से संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी। 22 और 26 नवंबर को जो कार्यक्रम थे वो तय वक्त पर होंगे। बिजली, पराली और लखीमपुर खीरी हिंसा पर कार्रवाई की भी मांग की गई है। बैठक के बाद संयुक्त किसान मोर्चा का बयान कि आंदोलन पहले की तरह जारी रहेगा। जो कार्यक्रम पहले से तय है वो कार्यक्रम वक्त पर होंगे, लेकिन 27 नवंबर को फिर से एसकेएम की यानी संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी। इसमें 29 नवंबर को जो ट्रैक्टर के जरिए किसानों का संसद कूच था उस पर आखिरी फैसला वक्त और हालात देखते हुए लिया जाएगा। एक ये फैसला हुआ कि प्रोग्राम पहले से तय किए गए हैं एसकेएम की तरफ से वो कंटिन्यू करेंगे, वो बाकायदा जारी रहेंगे। 22 को लखनऊ में किसान पंचायत होगी और 26 का प्रोग्राम सारे बॉर्डर हर जगह पे वो बड़ी गैदरिंग्स होंगी और 29 का वो जो पार्लियामेंट कूच है वो दैट स्टैंड्स एज इट इज, वो अभी वैसे ही रहेगा। और उस तक क्या डेवलपमेंट्स होती हैं उस पे फैसला करने के लिए 27 को फिर एसकेएम की मीटिंग होगी। 29 से पहले 27 तारीख को फिर एक मीटिंग होगी एसकेएम की। जो हालात उस वक्त तक बनेंगे उस पे फैसला लिया जाएगा। सोनीपत से मेरे सहयोगी नितिन अंते जुड़े हैं। नितिन, बड़ा फैसला साफ कर दिया गया संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कि आंदोलन जैसे चल रहा था आगे भी चलता रहेगा। अब किस तरीके से वहां पर हलचलें और इस रणनीति के तहत कैसे आंदोलन को मजबूत किया जाएगा? जी बिल्कुल, जिस तरह से आज की निगाहें सभी की एसकेएम की बैठक पर थी, लेकिन जो फैसले थे वो कोई नया फैसला नहीं लिया गया, बल्कि जो किसान नेता हैं राज्यपाल, उन्होंने जानकारी यही दी कि जो पहले कार्यक्रम थे वही कार्यक्रम वैसे ही रहेंगे। कल लखनऊ में वो बड़ी महापंचायत करेंगे। इसके बाद 1 साल पूरा होने पर वो 26 नवंबर को वो सभी बॉर्डर्स हैं वहां पर किसानों की संख्या बढ़ाएंगे। और सबसे बड़ा फैसला 29 तारीख को जो संसद कूच का था वो भी वैसे के वैसे ही रखा जैसे पहले था। वहीं आज एक नई जानकारी ये मिली है कि इस बैठक में एक फैसला ये लिया गया है कि 3 कृषि कानूनों के अलावा जो रद्द होने का
का ऐलान हो चुका है। उनकी एक मांग एमएसपी पर कानून बनाने, जो मरने वाले किसान हैं, हालांकि जिनको किसान नेता शहीद कह रहे हैं, शहीद किसानों को सम्मान मुआवजा राशि मिले, इसी के अलावा बिजली बिल संशोधन, और जो किसान है जिन पर मुकदमे दर्ज हुए हैं इन पर मुकदमे वापस लिया जाए। वहीं इनको लेकर एक चिट्ठी अब जो संयुक्त किसान मोर्चा के नेता हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखेंगे, वो क्योंकि जो किसान नेता उनका ये कहना है कि खुली चिट्ठी लिखकर वो प्रधानमंत्री से अपील करेंगे कि इन विषय पर भी सोचा जाए और उन्हें बातचीत के लिए बुलाया जाए। अगर बातचीत के लिए बुलाते हैं तो किसान नेताओं ने कहा कि वो जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। लेकिन अब उन्होंने जानकारी ये दी कि 27 तारीख यानी कि 27 नवंबर को एक बैठक और बुलाई गई है, जिसमें उन्होंने कहा कि संसद कूच को लेकर बड़ी जो रणनीति है वो तैयार की जाएगी। जी सुदेश। शुक्रिया नितिन, जानकारी के लिए। तो बड़ी रणनीति तैयार की जाएगी क्योंकि 29 तारीख का पहले से कार्यक्रम, लेकिन किसान नेताओं ने आज की बैठक के बाद यह साफ कर दिया कि 29 नवंबर से पहले 27 नवंबर को महत्वपूर्ण बैठक होगी। जो वक्त हालात होंगे उसके मुताबिक 29 नवंबर को लेकर फैसला किया जाएगा, क्योंकि जो तय कार्यक्रम है उसके मुताबिक 500 किसान ट्रैक्टर के जरिए संसद कूच करेंगे। अब देखना यह होगा कि आगे संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से क्या फैसला किया जाएगा। इस वक्त किसान नेता अभिमन्यु मेरे साथ फोन लाइन जुड़े हैं। अभिमन्यु जी, संयुक्त किसान मोर्चा का फैसला कि जो आंदोलन जिस तरीके से पहले चल रहा था आगे भी चलता रहेगा, कब तक लेकिन ये ऐसा होगा? हमारी पहले दिन से ही एमएसपी गारंटी कानून की भी एक महत्वपूर्ण मांग रही है और 3 कृषि कानूनों की वापसी की भी मांग रही है। तो जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार हमारी मांगों को पूरा कर देगी तो तब तक आंदोलन चलेगा। अभी हमारी 27 तारीख को आगामी बैठक है और उस बैठक में हम आगे की रणनीति बनाएंगे। हमारे जो हमने पहले से घोषित कार्यक्रम है हमारे, वो घोषित कार्यक्रम एज इट इज स्टैंड करेंगे। लेकिन अभिमन्यु जी, लोगों के लिए ये साफ करना जरूरी है आप लोगों की तरफ से कि क्या 3 कृषि कानून कि जो रद्द करने की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी आंदोलन चलता रहेगा बाकी मांगों को लेकर, जैसा कि बार बार किसान नेता कह रहे हैं प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद कि एमएसपी की गारंटी, पराली का मसला हो या फिर बिजली संशोधन बिल हो, ये तमाम मुद्दे अभी रहते हैं। किसानों पर केस दर्ज वापस हो और किसानों को शहीद का दर्जा दिया जाए। इन जो बाकी मांगे हैं इनको लेकर क्या आपका आंदोलन आगे भी ऐसे चलता रहेगा? जी, हमारा आंदोलन एजुकेट बिल्कुल जारी रहेगा। बिल्कुल। हेलो अभिमन्यु जी। जी, हमारा आंदोलन जारी रहेगा एज इट इज। हेलो, तकनीक खामी के चलते उनको नहीं सुन पा रहे हम, लेकिन आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा की सिंघू बॉर्डर पर आज बैठक हुई। तमाम बड़े नेता इस बैठक में शामिल हुए। यहां फैसला हुआ कि किसान आंदोलन जैसा पहले चल रहा था उसी तरीके से आगे भी चलता रहेगा, लेकिन 29 नवंबर के कार्यक्रम को लेकर एक बार फिर से 27 नवंबर को बैठक करेंगे। और इस वक्त बीजेपी नेता रमन मलिक मेरे साथ फोन लाइन जुड़े हैं। रमन मलिक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। जी रमन मलिक जी, संयुक्त किसान मोर्चा ने सिंघू बॉर्डर पर आज कुछ देर पहले बैठक की। बैठक में फैसला हुआ कि जैसे आंदोलन चल रहा था वैसे आंदोलन चलता रहेगा, भले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हो कि तीनों कृषि कानून रद्द कर दिए जाएंगे। क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जो हमने करना था वो हमने करा। देश हित में हमने जो फैसला लेना था वो हमने ले लिया जी। अब जो लोग देश के साथ हैं वो भी समझते हैं, जो देश के विरुद्ध है वो भी समझते हैं, और वो भी समझते हैं जो मात्र अपनी राजनीति के लिए लगे हैं। अब समय वो है कि लोगों को जो अपने आप को ये बता रहे हैं कि हम कौम की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको भी ये बताना पड़ेगा कि वो देश के लिए क्या समझते हैं और क्या करते हैं। लेकिन रमन मलिक जी, जो महत्वपूर्ण मुद्दे अब किसानों की तरफ से उठाए जा रहे हैं वो ये है कि देखिए, पहले दिन से 3 कृषि कानून तो थे, लेकिन बिजली संशोधन बिल हो, पराली का मामला हो या फिर इसके अलावा जो तमाम दूसरी एमएसपी की मांग थी कि एमएसपी की गारंटी सरकार दे, की बात पहले हो तो पूरा करना होगा सरकार को। इसके लिए क्या सरकार बातचीत का रास्ता खोल सकती है? पहले हो चुकी थी जी। अब रहती थी सिर्फ 3 कानूनों की बात। एमएसपी के लिए भी ये दे दी थी गारंटी की, जी जैसे चल रही थी वैसे ही चलती रहेगी, कोई संशोधन नहीं होगा। लेकिन किसान तो पहले दिन से लिखित में गारंटी मांग रहे हैं। भाई, लिखित में कौन गारंटी दे सकता है? लिखित में क्या गारंटी है?
लिखित भी तो कानून लिखित भी तो बनते हैं और बाद में कानून भी तो हटते हैं। अब जो गारंटी वो होती है जो रमन मलिक जी, अब जो स्थिति है, प्रधानमंत्री आगे आए, कहा कि तीनों कानून वापस ले रहे हैं, हमारी नाकामी रही, किसानों को शायद हम समझा नहीं पाए। दूसरी तरफ किसान नेता कह रहे हैं कि आंदोलन तो एक एक मांग पूरी होने तक जारी रहेगा। अब क्या बीच का रास्ता बातचीत का बचा है कि बाकी मांगों पर बातचीत के जरिए बीच का रास्ता तो जी देखो, हम तो कदम बढ़ा चुके, बहुत बड़ा कदम उठा चुके, अब उनकी मर्जी है जो वो करना चाहे। जी, शुक्रिया रमन मलिक जी, हमसे बातचीत के लिए। बीजेपी नेता रमन मलिक ने कहा कि हम कदम बढ़ा चुके हैं, अब उनकी मर्जी यानी किसान नेताओं की मर्जी है कि वो आगे क्या फैसला करते हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से साफ कर दिया गया था कि तीनों कृषि कानून रद्द कर दिए जाएंगे। इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन किसान नेता जो आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं, संयुक्त किसान मोर्चा जिसमें 32 किसान संगठन शामिल है, उनकी तरफ से कहा गया है कि जब तक सभी मांगे पूरी नहीं होती, यानी जो बाकी मांगे हैं 3 कृषि कानूनों के अलावा, चाहे एमएसपी की गारंटी का मसला हो, पराली जलाने का मसला हो, बिजली संशोधन बिल हो, और जो किसान इस दौरान शहीद हुए हैं उनको शहीद का दर्जा देना, ये तमाम मांगे हैं। केस दर्ज हुए हैं बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में किसानों पर, उनको रद्द करना, उनको वापस लेना। इन मुख्य मांगों को लेकर किसान अभी भी अड़े हुए हैं। आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के बाद यह साफ कर दिया गया कि जब तक उनकी ये तमाम मांगे भी पूरी नहीं होती, वो यहां से नहीं हटेंगे, उनका आंदोलन पहले की तरह जारी रहेगा। अगली बड़ी खबर भिवानी से, जहां आंदोलन को तेज करने में किसान जुटे हुए हैं। कल लखनऊ में महापंचायत होनी है। इस महापंचायत को कामयाब बनाने के लिए किसानों ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। ऑडियो वीडियो के जरिए संदेश पहुंचाए जा रहे हैं किसानों तक। बीकेयू के प्रदेश अध्यक्ष रवि आजाद ने वीडियो जारी किया है। लखनऊ की महापंचायत के लिए आंदोलन को ताकत देगी लखनऊ की महापंचायत की, रवि आजाद की तरफ से कहा गया। सभी किसान नेताओं की कोशिश की सरकार की अंतिम मुहर के पहले आंदोलन को एक बार फिर से मजबूत किया जाए। कल लखनऊ में जो महापंचायत है उसे कामयाब बनाया जाए, इसके लिए किसानों ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। बकायदा ऑडियो वीडियो के जरिए किसानों तक संदेश पहुंचाया जा रहा है। बीकेयू के प्रदेश अध्यक्ष रवि आजाद ने लखनऊ महापंचायत के लिए वीडियो जारी किया है। कहा कि लखनऊ की महापंचायत आंदोलन को नई ताकत देगी। जय किसान में रवि आजाद। साथियों, कल है 22 नवंबर। मिशन उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, भाजपा को वोट की चोट मारने के लिए और आंदोलन को एक नई ताकत देने के लिए कल 22 नवंबर को लखनऊ के इको गार्डन में, जो पुरानी जेल और बंगला बाजार की जो जगह है, वहां विशाल किसान मजदूर महापंचायत होने जा रही है। साथियों, मुजफ्फरनगर के बाद एक बार फिर एक बहुत बड़ी ताकत किसानों की, मजदूरों की, नौजवानों की, माताओं बहनों की, बुजुर्गों की संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर लखनऊ में कल की महापंचायत में देखने को मिलेगा। तो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ये कहा जा रहा कि कल जो लखनऊ में महापंचायत होगी वो आंदोलन को नई दिशा और नई ताकत देगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर ऊना से, जहां जनमंच कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान उद्योग मंत्री ने जिले में मैकेनिकल माइनिंग को लेकर अनुमति देने पर भी बयान दिया। उनकी तरफ से कहा गया कि जल्द ही प्रदेश सरकार इस पर फैसला ले सकती है, जिसके लिए ओपन से लीज की खनन गतिविधियों को लेकर एनजीटी के अगले आदेश का इंतजार रहेगा। इस मौके पर बिक्रम सिंह ठाकुर ने जनमंच योजना के लिए भी बखान किया और कांग्रेस पर भी जमकर जुबानी हमला किया। मैं इसको 100% सफल कार्यक्रम मानता हूं। ये पहली ऐसी सरकार है जिस सरकार ने जो सोचा कि आम आदमी के घर में जाकर उसकी समस्या का समाधान किया जाए। ऑफिसर भी पूरी तैयारी के साथ आते हैं और सब इस बात के लिए कमिटेड रहते हैं कि लोगों की सेवा की जाए, लोगों के साथ बातचीत की जाए
और मैं जहाँ जहाँ गया हूँ मुझे लगता है बहुत अच्छा वहाँ पे रिजल्ट रहे हैं, और जहाँ पे बाकी मंत्री जा रहे हैं वहाँ भी अच्छे तरीके से चीज़ों को सुलझाया जा रहा है। और एक मैं कह सकता हूँ कि एक श्री जयराम ठाकुर सरकार का एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम को सफल बनाया गया है। बल्लभगढ़ में आदर्श नगर में विनायक नर्सिंग होम में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापा मारकर अवैध तरीके से गर्भपात कराने वाले 3 लोगों को हिरासत में लिया। स्वास्थ्य विभाग ने पूरा जाल बिछाकर इस अस्पताल में छापेमारी की और रंगे हाथों अस्पताल के स्टाफ को गिरफ्तार कर पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि उन्हें लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिस पर उन्होंने ये कार्रवाई की और स्वास्थ्य विभाग ने नकली ग्राहक भेजकर इस पूरे गिरोह का भंडाफोड़ किया। तो बल्लभगढ़ में ये कार्रवाई की गई अस्पताल पर, जहां स्वास्थ्य विभाग ने छापेमारी की और यहां पर बताया गया कि अवैध गर्भपात का काला कारोबार चल रहा था। इसकी शिकायत लगातार मिल रही थी और फिर डिकोय ग्राहक भेजकर इसका भंडाफोड़ किया। यहां पर जो स्टाफ इसमें शामिल था उन्हें गिरफ्तार किया गया। पानीपत में पुलिस ने स्पा सेंटर की आड़ पे चल रहे सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। स्पा सेंटर में 4 लड़कियों को काबू किया गया। पुलिस के मुताबिक उन्हें स्पा सेंटर में देह व्यापार की खबरें मिल रही थी। इसके बाद पुलिस ने बड़ी ही सूझबूझ के साथ यहां पर रेड की और सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया। पुलिस ने स्पा सेंटर मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आगे पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। आज हमें सूचना मिली थी कि अंसल में ना जो स्पा सेंटर हैं वहाँ कोई गलत काम भी होता है। तो इंस्पेक्टर साहब प्रवीण जी आए हैं हम थाने में और इनके नेतृत्व में डीएसपी संदीप जी के नेतृत्व में वहाँ रेड की गई और वहाँ ये है ब्लू स्पैरो स्पा सेंटर है अंसल के ओरला होटल के बिल्डिंग में। वहाँ से एक तो जो ऑनर हैं उस दुकान के, जो उन्होंने दुकान किराए पे लेके स्पा चला रहे हैं, एक ऑनर हैं और एक जो रिसेप्शन पे लड़की बैठती है जो कस्टमरों को डील करती है, पैसे लेती है। खबर हिमाचल के ऊना से, जहां शनिवार को आवारा कुत्ते का आतंक देखने को मिला। टका रोड पर देर रात पागल कुत्ते ने लोगों को काटना शुरू किया, जिसमें कई लोग घायल हो गए, जिससे शहर भर में दहशत का माहौल हो गया। जिला मुख्यालय और उसके साथ लगते लोअर अरनियाला गांव में करीब दर्जन भर लोगों को इस कुत्ते ने अपना शिकार बनाया। कोटला कलां गांव में एक कुत्ता जा घुसा और जहां पर उसने महादेव मंदिर में भी करीब 3 लोगों को अपना शिकार बनाया। घटना के दौरान स्थानीय लोगों ने वन विभाग और पशुपालन विभाग से लगातार मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन कोई भी वक्त पर नहीं पहुंचा। कुत्ते के हमले में करीब 20 लोग घायल हुए हैं। 12 से 13 लोगों को काट चुका है। पहले फ्रेंड्स कॉलोनी में 3 लोगों को काटा, फिर टक्का रोड पे हमारे एक नेबर है उनको काटा, फिर उसके बाद 3 और लोग उसके बाद काटे। ऐसे करते करते इस टाइम तक 13 से 14 लोग आ चुके हैं, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो फॉरेस्ट वालों को अभी कॉल किया तो वो बोल रहे हैं जी आप वेटनरी वालों को कॉल करो। उनको कॉल किया, वो कहते ये अभी हमारा काम नहीं है। तो सभी ये मना कर रहे, तो किसका काम है? या तो कोई सल्यूशन निकालें या फिर हम लोग अगर कुछ करें तो कल को हमारे ऊपर अगर कोई एक्शन होता है तो हम वो कॉल डिटेल रखेंगे और उन लोगों के ऊपर एक्शन कराएंगे। ऐसे कितने लोग। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को पक्का मकान बनाने के लिए 2.5 लाख की आर्थिक मदद दी जाती है, जिससे गरीब आदमी का पक्का मकान बनने का सपना पूरा हो सके। लेकिन गोहाना में हालात इसके बिल्कुल उलट देखने को मिल रहे हैं। गोहाना के वार्ड 15 में प्रधानमंत्री आवास योजना में 274 लोगों के मकान बनने की स्वीकृति मिली हुई है। इन गरीब लोगों ने अपने पुराने मकान तोड़कर कर्ज उठाकर मकान बनाने का काम इस आस में शुरू किया कि सरकार की तरफ से इन्हें वक्त पर भुगतान कर दिया जाएगा, मगर अभी तक 50 से भी ज्यादा लोगों को किश्त ना मिलने से ये मकान अधूरे पड़े हैं। किसी की छत नहीं, किसी का काम शुरू ही नहीं हो पाया। वह करीब 65 ऐसे मकान हैं जिनकी आखिरी किश्त ना मिलने के कारण काम अधूरा पड़ा है। मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जी मैंने फॉर्म भरा था, तो इसकी एक किस्त आई है जी, तो बाकी 2 साल से मेरा पेंडिंग पड़ा है जी। और मैं सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द मेरी किस्त आए। और मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ जी, बारिश भी आती है जी, सारा पानी कमरे में जाता है जी मेरा।
ये किस्त के पैसे रुके हैं मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के 2 लाख तो मिल चुके हैं, बाकी 50 पेंडिंग में पड़े हैं। 2.5 साल से किराए पे रहना। पूरी परेशानी हो रही भाई, मैं तो गरीब आदमी फेरी फारी हूँ करूँ कि मैं अपने कुण बेन रोटी खुआऊंगा किस मकान में रहूँ। या सारा फोड़ फाड़ के गिरवा दिया हमारा तो ये बता हम क्या करेंगे। ये मारे ना तो एक भी किस्त आई। किराए पे बैठे अरे 2 साल होगा मकान में नहीं पड़े। आ जाऊंगे कल आऊंगे अरे ना भले 21 और रुक गया मतलब पंचकुला से आऊँगे उत्साह आएंगे और मिल नहीं रहे पैसे। ये सर लगभग 274 लोगों के मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वार्ड नंबर 15 में बन रहे हैं, जिसमें BLC के मतलब जो बिल्कुल तोड़ के बनाए जाने हैं और कुछ रिपेयर के हैं, और उनमें से लगभग 60-65 मकान बन चुके हैं, लेकिन उनकी फाइनल किस्त है जो वो लगभग 1.5-2 साल। हाल ही में हिमाचल प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया जिसने अपनी 100% योग्य आबादी को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगा दी है। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसे लेकर हिमाचल की सराहना कर चुके हैं। उन्होंने हिमाचल को कोविड-19 के खिलाफ इस जंग का चैंपियन कहा था। जी हां, हिमाचल एक छोटा राज्य है, लेकिन यहां कुछ बेहद दुर्गम पहाड़ और रास्ते मौजूद हैं। तो आखिरकार हिमाचल प्रदेश ने यह सफलता कैसे हासिल की? टीकाकरण को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी ए शॉर्ट ऑफ लाइफ आप तक लाया है हिमाचल की इसी सफलता से जुड़ी ये शानदार कहानी। सौ वर्ष की सबसे बड़ी महामारी के विरुद्ध लड़ाई में हिमाचल प्रदेश चैंपियन बनकर के सामने आया है। जब बात आती है कोविड-19 टीकाकरण की, तो हिमाचल प्रदेश ने सभी जरूरी काम तय नियम के मुताबिक किए। तो आखिरकार इन राज्यों ने कौन सा सही तरीका अपनाया? हम सभी हिमाचल प्रदेश से क्या सीख सकते हैं? We had worked very hard in the tribal districts because because of upcoming winters, we were planning that we have to finish the second dose over there. So the vaccine allocation at the state level was done towards this tribal districts. The vaccine was shifted as per their estimated requirements, and population was vaccinated at the earliest. As overall, talking about the state for pace of vaccination, our monitoring part is very strict on our side, because from the top end, maybe it's the Honorable Chief Minister or the Health Minister, at the level of Chief Secretary, they are monitoring it on a weekly basis. The updates are going with them and they are reviewing it with all the Deputy Commissioners. With this, we had a help from other departments also for the mobilization of the beneficiaries who are due for vaccination. Last question to you. So I know every state is different, but if you had to give a few tips as to what should every state be doing which is applicable there, what the best practices with Himachal has implemented, what would they be? First of all, I would say you should have a good mechanism of monitoring the any program. Secondly, the support of the beneficiary, I mean the service takers, I would say that really depends a lot on them. There should be transparency. There should be transparency. You should you should tell them everything, that whatever it is there, and people accept it. लगा